तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपने इंटरमीडिएट की फिजिक्स के पहले चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल लगाने की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है। इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि 2 कॉपर स्फेयर्स ऑफ 10 ग्राम ईच आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर फॉर एवरी 10 to power 6 atoms of copper an electron is transferred from one sphere to other. After the transfer of electrons, calculate Coulombian force between the spheres. और इसमें ये सब चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। आवागाद्रोस नंबर दिया हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है। तो इन सब जानकारी को इकट्ठा करते हुए हम अपने इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसकी थीम क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है और फिर हमें कैसे लगाना है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 10 ग्राम का एक ये स्फेयर है कॉपर का और ये भी जो है कॉपर का स्फेयर है और ये 10 ग्राम का है और ये भी जो है 10 ग्राम का है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर समझिए कि इसमें जाते हैं और कितने जाते हैं कि 10⁻6 जितने भी एटम्स हैं कॉपर के उससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर दूसरे में जाता है और फिर इस तरह से जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे उसी के अकॉर्डिंग इन पर जो है चार्ज आएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके जा रहे होंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसमें जा रहे होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस चार्ज को हम कहेंगे Q और Q इज इक्वल टू एनी लगाने से पता चलेगा कि कितना चार्ज इस पर आया है Q और कितना चार्ज इस पर आया है। तो इस पर आएगा प्लस का और इस पर आएगा माइनस का। तो Q जब पता हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये वाला फार्मूला लगा देंगे क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस हमको पता है। ये चार्जेस भी पता हो जाएंगे। चार्जेस कैसे पता होंगे, जब हम Q इज इक्वल टू एन ई निकालेंगे। ई हमको दिया हुआ है, एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालना जाएगा ये हम जानेंगे मोल कॉन्सेप्ट से। तो इसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो 1 मोल ऑफ कॉपर, तो 1 मोल ऑफ कॉपर का मतलब हो गया कि 63.5 ग्राम ये हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये निकाल लें कि 10 ग्राम में कितने एटम होंगे कॉपर के। और ये भी बात हमको पता होती है कि 1 मोल ऑफ कॉपर हैज़ नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों ये दोनों बातें हमको पहले से पता होती हैं कि एक मोल कॉपर में इतने ग्राम होते हैं और एक मोल कॉपर अगर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स इतने होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर कहें 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हैज़ नंबर ऑफ एटम्स तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन ये 63.5। तो इससे हम ये निकालेंगे कि 10 ग्राम में जो है कितने होंगे। 10 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यानी कि 6.22 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 10। तो ये जो संख्या यहाँ पर मिलेगी वो ये बताएगी कि 10 ग्राम अगर कॉपर का ये स्फेयर है तो इसमें नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हैं। और फिर ये आगे कहा जा रहा है कि हर एक 10⁻6 एटम्स से केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। यानी कि देखिए क्या लिखेंगे फिर इसके बाद कि 10⁻6 एटम्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एक। तो इसलिए एक अगर हम लेते हैं तो उससे ट्रांसफ़र होंगे 1/10⁻6 और फिर उसके बाद ये है कितने इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उतने उनमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो 1/10⁻6 और इंटू ये पूरी संख्या यहाँ लिखी जाएगी। इससे ये पता हो जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर कितने हैं और वही हमारा हो जाएगा n। और जब n पता हो गया तो फिर हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू एनी से चार्ज कितना होगा।
अब ये n पता हो गया, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से देखते हैं कि 1 मोल कॉपर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं। और 1 मोल अगर कॉपर है तो उसमें उसका कितना ग्राम होगा, तो 63.5 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 63.5 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें भी 1 मोल की ही बात की जा रही है, और अगर इतने एटम्स हैं तो वो भी 1 मोल के बराबर ही हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हैज़ नंबर ऑफ एटम्स 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि आवागाद्रो नंबर के बराबर है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो इस वाली बात से हम क्या निकालेंगे कि 1 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, फिर 10 ग्राम अगर कॉपर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो पता चला कि इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब फिर इस सवाल के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 10⁻6 अगर एटम्स हैं तो उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। तो अगर 1 एटम है तो उससे कितने नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1/10⁻6 कर देंगे। फिर जो ये क्वांटिटी यहाँ से मिली है तो ये इतने नंबर ऑफ कॉपर एटम्स हैं किसमें, 10 ग्राम में। तो इतने से फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो इसका यहाँ पर इंटू करने पर पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। तो ये n की बात पता हो गई। फिर n को यहाँ पर पुट करके q निकाल लेंगे, यानी कि चार्ज आ जाएगा। और उस चार्ज के आने के बाद फिर हम अपना कूलाम का रूल लगा देंगे, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। उस वाले फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ जो है पुट करके, सारी वैल्यूज़ हैं क्या, यही Q1 हो जाएगा, यही Q2 हो जाएगा। साइन रखना नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्योंकि एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, और बस केवल सॉल्व कर लेंगे उस वाले फॉर्मूले में रख करके, फिर आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो देखिए बच्चों, अभी जैसा कि हमने आपको समझाया कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हमने बताया था। तो इससे हम निकाल लेते हैं कि 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। फिर 10 ग्राम में कितने होंगे, फिर 10 से इंटू कर देंगे, 10 से इंटू करने पर ये 23 का 24 कर दिया गया। तो ये पता चल गया कि 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कॉपर के, इतने हैं। फिर जो है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि 10⁻6 एटम अगर होते हैं तो उनमें से केवल एक ही ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर एक ही एटम होता तो कितने ट्रांसफ़र होते इलेक्ट्रॉन, तो ये अपॉन में आ जाएगा। और फिर हैं कितने एटम्स, इतने एटम हैं जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है। तो अगर इतने एटम हैं कॉपर के तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन यानी कि n हमें पता हो जाएगा जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये यूनिटरी मेथड्स लग रहा है। तो n यानी कि पता चल गया कि n इतना है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्फेयर टू अनदर कितने हैं, n = इतना आ गया। तो चार्ज हम निकाल लेंगे, चार्ज ऑन ईच स्फेयर, तो Q = NE से n की वैल्यू जो यहाँ पर आई है वही पुट की जाएगी, और E की वैल्यू हमें दी हुई थी और पता भी होती है, तो E की वैल्यू यहाँ रख देंगे। फिर इसका इसमें इंटू करने पर जब आप अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.517 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम। तो ये जो चार्ज आया है ये दोनों स्फेयर पर होगा, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव, यानी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और अब हम लगाने जा रहे हैं कूलाम्स का रूल, यानी कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और फिर सॉल्व करने पर इसमें आंसर आ जाएगा कि कितना कोलम्बियन फोर्स इसमें लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, अभी ये थोड़ा पार्ट बाकी है, देखें इसको कैसे लगता है। तो देखिए ये सिचुएशन थी। अब इसमें हमने ये चार्जेस पता कर लिए कि पहली वाली बॉडी पर या दूसरे वाली बॉडी पर कितने चार्जेस होंगे। तो 1.517 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम्स का चार्ज होगा, जो कि यहाँ पर आ चुका है पहले। और ये डिस्टेंस दी थी r = 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और फिर फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 1/4πε0 और Q1 Q2/r² वाला। तो इससे फोर्स निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप सारी वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। और फिर अपने हिसाब से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करने का मतलब आप इसमें अपने आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद नहीं लेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 2.07 इंटू 10⁸ न्यूटन, यानी कि इन दोनों स्फेयर्स के बीच में इतना कूलाम्बियन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने अगले इस न्यूमेरिकल में कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तो बच्चों हम लोग अपने इस वीडियो में जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो आपको अपनी बुक में कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या कह रहा है इसमें कि टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ईच अदर ऑन डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम बाई 0.5 मीटर, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स 18 न्यूटन। तो क्या पता करना है कि व्हाट इज़ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, एंड दूसरा पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो इसमें कह रहा है कि एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज करते हैं कि r है, और ये जो चार्जेस हैं ये Q1, दोनों क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो Q दोनों ही सपोज कर लेते हैं, यानी कि Q1 इक्वल टू Q2, और दोनों ही Q हैं, और ये क्या है ये हमें पता करना है, और उनके बीच की डिस्टेंस भी हमें नहीं दी हुई है, ये भी पता करना है। तो इन फर्स्ट केस फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि जब दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस है जो कि हमने r सपोज कर रखी है, तो शुरुआत में ये जो है फोर्स लगाते हैं 2 न्यूटन का। तो केस फर्स्ट में हम यहाँ पर F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये सॉल्व करते हैं इसको रख करके, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो 2 न्यूटन का फोर्स लगता है तो यहाँ पर 9 × 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू भी Q है और Q2 की वैल्यू भी Q है, और उनके बीच की डिस्टेंस r ये भी निकालनी है, तो इसको r स्क्वायर रख देंगे। तो ये आएगा आपका 2 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया। और फिर केस सेकेंड में क्या कहा जा रहा है कि फॉर्मूला हमें यही लगाएंगे। देखिए 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r का मतलब अब ये डिस्टेंस कम कर दी जाती है, कितनी कर दी जाती है, यहाँ पर ये Q1 वाली पोजीशन है, Q2 वाली है, यानी कि Q ये है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दी गई है 0.5 या फिर 0.5 कुछ भी रख लीजिए। तो ये इतनी डिस्टेंस जो है कम कर दी गई है। तो अब ये वाले केस सेकंड से हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे सारी कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो r यहाँ पर कितना है, r माइनस 0.5, इसकी स्क्वायर रखेंगे। F कितना लगता है इस वाले केस में, ये हो जाता है 18 न्यूटन, और ये 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा Q1 Q2 जब रखेंगे तो ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा r माइनस 0.5 की होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर ये हमने रख करके दिखा दिया था, इसलिए यहाँ पर हमने नहीं इसको शो किया है, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट में ये इक्वेशन आया है, और केस सेकंड जब हम लगाएंगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब क्या करना है पता ही है आपको, यानी कि ये ऊपर रखेंगे ये नीचे रखेंगे। यहाँ भी हम चाहते तो सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे तब आपको ये पता होने लगेगा कि यहाँ पर हमने इसको क्यों नहीं सॉल्व किया, या यहाँ पर इसको हम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो ये आपके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करेगा, जब आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे तब ये खुद ही जान जाएंगे कि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो आगे सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो अब हम जो तरीका लगाएंगे वो ये होगा कि सेकंड इक्वेशन ऊपर रखा जाएगा, फर्स्ट वाला नीचे रखेंगे, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, ये सेकंड इक्वेशन था, ये फर्स्ट इक्वेशन था, तो यहाँ पर हम सेकंड वाले को ऊपर रखेंगे, फर्स्ट वाले को नीचे रखेंगे, और फिर इस तरह से इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा आगे, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर इसलिए हमने आपको अब पता चल जाएगा कि हमने वहाँ पर इसे क्यों नहीं कैंसिल किया। तो 2 9 18, यहाँ पर 9 आ गया, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और ये r स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन और r माइनस 0.5 इसकी फिर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको खोलने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्सपेंड करने लगते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर आगे चल के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर फिर आपके सामने दिक्कत आ जाएगी, तो इसे सॉल्व नहीं करना है। ये जब आप एक बार दो बार न्यूमेरिकल लगा लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। जब इस तरह की कभी इक्वेशन होगी तो हम उसे एक्सपेंड नहीं करेंगे, बल्कि स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर 9 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर r बचेगा, और यहाँ पर r माइनस
0.5 बचेगा। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो केसेस बनेंगे, पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, नेगेटिव साइन लिया जाएगा। तो जब हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस 5, ये 0.5 है, यानी कि 3r माइनस 1.5 इक्वल टू आर। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2r, और ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1.5। तो r इक्वल टू आ जाएगा 0.75 मीटर, ये आ गया। और दूसरा केस यहाँ पर लिया जाएगा व्हेन r, जब नेगेटिव केस लेंगे हम तो नेगेटिव लिया जाएगा, तो यहाँ पर -3 रखेंगे, -3 इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन r माइनस 0.5 या 0.5 कुछ भी कहिए। देखिए पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा एक बार, और फिर एक बार नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव वाला लेने पर हमें r की वैल्यू ये मिली है, और नेगेटिव वाला लेने पर देखते हैं कितनी मिलती है। तो ये हो जाएगा -3r और इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.5 इक्वल टू r। या इसको हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा 4r इज इक्वल टू 1.5। तो देखिए अब यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी 1.5 अपॉन 4, यानी कि ये आएगा आपका 0.375 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यूज़ आई हैं r की, एक है 0.75 मीटर और दूसरी है 0.375 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर कम करनी चाहिए, तो ये जो वैल्यू आई है ये तो पहले से ही 0.5 मीटर से कम है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे या फिर नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको लिया जाएगा। यानी कि r की वैल्यू हमारी ये वाली काम करेगी। ये क्यों नहीं काम कर रही है आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 0.375 मीटर आई है, जो कि 0.5 मीटर से कम है। और जब हम इनकी रिड्यूस करेंगे डिस्टेंस तो वो 0.5 मीटर रिड्यूस कर रहे थे, और ये पहले से ही ये कम है, 0.5 मीटर है ही नहीं, तो हम उसको रिड्यूस कैसे कर पाएंगे 0.5 मीटर। इसलिए हमें ये वाली r की डिस्टेंस, r की वैल्यू लेनी होगी और ये वाली रिजेक्ट कर देनी होगी। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे रिजेक्टेड या निगलेक्टेड। निगलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमारी ये वैल्यू अगर ले लेंगे तो ये क्वेश्चन फॉलो नहीं करेगा, ये न्यूमेरिकल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर ऐसे रिड्यूस कर देनी है, और जब ये पहले से ही इतनी सी है तो इसको हम 0.5 कैसे रिड्यूस कर पाएंगे। इसलिए हमें r की वैल्यू जो है ये लेनी पड़ेगी 0.75 मीटर वाली। तो ठीक है, तो अब हमें क्या पता चल गया है कि r की वैल्यू पता हो गई है। तो इसमें जैसे कि कहा जा रहा था कि व्हाट इज़ द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया है। अब हम बात करेंगे कि सेकेंड पार्ट कैसे लाया जाए। तो ये r की वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में रख दी जाएगी, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में, फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे सॉल्व करते करते q की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या था, उसमें हम ये r की वैल्यू पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो आपको याद होगा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे r की 0.75 तो ये स्थिति आएगी आपके सामने। फिर इसे हम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो क्यू स्क्वायर हम रोकेंगे, तो ये इधर इंटू में आ जाएगा, ये इधर अपॉन में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। फिर क्यू स्क्वायर की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये आएगा, फिर क्यू निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा और ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, इतना होगा। तो चाहे तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमें माइक्रो कूलाम में करके अगर हम लिखते हैं आंसर तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो माइक्रो कूलाम में बदलने के लिए यहाँ पर 10⁻⁻6 कर देंगे, तो एक ये डेसिमल इधर की ओर खिसकेगा, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये बात आप जान लीजिए कि जब डेसिमल जो है वो इस साइड खिसकता है तो पावर जो है वो माइनस में बढ़ती है, यानी कि जितना डिजिट ये खिसकेगा इधर की तरफ उतनी पावर हम माइनस में बढ़ाएंगे। ये डेसिमल है, तो जैसे यहाँ पर डेसिमल है, ये इधर खिसक के यहाँ पर गया है, तो यहाँ पर हम -1 एक और कर देंगे, एक और खिसक जाता तो यहाँ पर -2 कर देते। जितने नंबर ऑफ डिजिट ये इधर की ओर राइट हैंड साइड में बढ़ेगा उतना ही हम यहाँ पर माइनस इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर था, एक ही हमने यहाँ पर बढ़ाया है, ये 11.18 हो गया है, तो पावर यहाँ पर -5 की जगह पर -6 हो जाएगी। और -6 कूलाम ये हमें पता होता है कि इसको हम माइक्रो लिख देंगे, तो ये चार्जेस हो जाएंगे इन दोनों बॉडीज़ के। ठीक है, तो कैसा लगा ये वाला न्यूमेरिकल आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सब्सक्राइब करते जाइए।
सब्सक्राइब करते जाइए और न्यूमेरिकल लगाते जाइए साथ में, क्योंकि आप जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उतनी ही आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होगी और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी समझना होगा। तो यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे करके आपको समझाते हुए चलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको न्यूमेरिकल लगाना नहीं आएगा। चैप्टर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कुछ भी उसके बारे में हल्का फुल्का भी पता है, तब भी आप न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से यहाँ पर जिस तरह से मैं बताता हूँ, आप अगर उस तरह से सीख लेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से आपको आ जाएंगे और न्यूमेरिकल से ही आपकी फिज़िक्स स्ट्रांग होगी। कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है लेकिन न्यूमेरिकल ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए न्यूमेरिकल पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। कॉन्सेप्ट तो हम सीखेंगे ही और जितना न्यूमेरिकल लगाएंगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हाउ कैन वी डिवाइड अ चार्ज क्यू इनटू 2 पार्ट्स सो दैट on placing them at certain distance there is a maximum repulsive force between them। यानी कि एक, जैसे कि ये स्फीयर है या कोई भी है और उसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, 2 पार्ट में इतना इतना अलग अलग चार्ज हो जाएगा। तो एक अगर क्यू रहता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 40 कूलाम है तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है, या जो भी चार्ज है इसका उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देना है। और फिर इनको हम सर्टेन डिस्टेंस पर रखें, जैसे कि एक ये हो गया है, दूसरा ये हो गया है ब्रेक करने के बाद, और सर्टेन डिस्टेंस पर कुछ भी डिस्टेंस पर रखेंगे तो इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लगे, इसके लिए इनको किस हिसाब से जो है ब्रेक करना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके कि एक चार्ज है, उस चार्ज को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, ऐसे जैसे कि तोड़ के 2 पार्ट में अलग अलग कर दिया गया। तो किस हिसाब से वो टूटें, यानी कि वो चार्ज जो है वो किस हिसाब से ब्रेक हो, कि एक चार्ज यहाँ रखें दूसरे चार्ज को यहाँ रखें, उनके बीच की कोई भी सर्टेन डिस्टेंस हो, ये दी नहीं है, कोई भी हो सकती है डिस्टेंस, यानी कि यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें यहाँ रखें, कहीं भी रखें, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम हो। इसके लिए इन चार्जेस को किस हिसाब से ब्रेक करना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम देखते हैं क्या करना है इसमें, कि एक चार्ज ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। भाई जैसे उसी को हमने ब्रेक किया है तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा वाला पार्ट निकालना है तो उस बड़े वाले में से और इतना पार्ट हमने माइनस कर लिया, तो पता चला दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 जो हो गया ये Q, और Q2 हो गया ये वाला, और उनके बीच की डिस्टेंस R हो जाएगी। तो ये फोर्स लगेगा उनके बीच में। तो अब ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी कभी हमें मैक्सिमम हो या मिनिमम हो ऐसा कुछ पूछेगा तो हमें ये करना होगा कि हम पहले dF/dQ निकालेंगे, और उसको यानी कि dF/dQ, और इसको जो है हम 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ये थोड़ी मैथमेटिक वाली चीज़ है कि मैथ्स में ऐसा होता है कि जब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है यहाँ पर Q, यानी कि किस हिसाब से ब्रेक करना है, तो यहाँ पर Q को वेरिएबल माना जाएगा, R को फिक्स माना जाएगा। तो dF/dQ निकालने के बाद फिर उसे हमें 0 पुट करना होगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम की बात आ रही थी। तो जब हम इसमें लिखेंगे यहाँ पर फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स dF/dQ इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये बात आप चाहे लिख लीजिएगा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स dF/dQ इक्वल टू 0। तो इसका हमें जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए F की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी जब, तो जो चीज़ें कांस्टेंट होंगी उनको हम अलग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, 1/r² ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल माना जाएगा स्मॉल q। तो इसको लिए क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को रोकें और सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएट करें। तो सेकंड वाले का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, और ये Q का हो जाएगा 1, क्योंकि हम Q के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है प्लस सेकंड वाला ऐसे लिखेंगे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, और फर्स्ट वाले का जो है हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इसके आगे कैसे सॉल्व कर, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। तो जो कांस्टेंट वाले टर्म्स होते हैं वो अलग कर लेते हैं। ये जैसे कि 2 हो गए तो फर्स्ट इंटू d/dx ऑफ सेकेंड, और फिर प्लस सेकेंड इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट, ये उस हिसाब से यहाँ पर
हो गया है। तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स आप जब सेकेंड करेंगे तो ये आएगा, ये कांस्टेंट है इसलिए 0 हो गया, और फिर सेकेंड यहाँ पर लिखा गया, फिर डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है उधर 0 की तरफ चली जाएंगी, उनसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर जब इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, यानी कि Q इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल Q बाई 2, यानी कि कैपिटल Q बाई 2 के फॉर्म में, यानी कि आधा आधा, जो दूसरा वाला पार्ट था वो पहले वाले पार्ट का आधा हो। जब दोनों इक्वल इक्वल यानी कि आधे आधे डिवाइड होंगे तब उनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। इस बात को आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, व्हेन बोथ पार्ट्स आर इक्वल दैट इज Q बाई टू देन द मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन देम। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर नीचे लिखना होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है ये बहुत ही आसान है, बस देखने में ही आपको लग रहा है इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्या इसमें कहा जा रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटालिक बॉल्स विच हैव अपोजिट चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.108 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिन पर जो चार्जेस हैं अपोजिट चार्जेस हैं, और उनकी जो है मैग्नीट्यूड भी अपोजिट है, यानी कि एक अगर प्लस का है और तो दूसरा माइनस का है, और उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग है। तो जब उनको हम सर्टेन डिस्टेंस जो कि दी हुई है 50 सेंटीमीटर यहाँ पर रखते हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो 0.108 न्यूटन का होता है। तो इतनी बात से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि व्हेन दे आर प्लेस्ड अगेन, जब वो दोबारा फिर से रखे जाते हैं एट द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस पर, यानी कि पहले वाली डिस्टेंस पर, आफ्टर टचिंग देम, जब उनको आपस में हम ऐसे टच करके फिर उतनी ही डिस्टेंस पर रखते हैं तब फोर्स लगता है 0.036 न्यूटन का, और ये होता है रिपल्शन का, यानी कि दे रिपल। तब फिर हमें पता करना है कि फाइंड द इनिशियल चार्जेस ऑन ईच बॉल, यानी कि उन पर जो है कितना कितना चार्ज रहा होगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे कि एक ही बार में इसको सॉल्व कर दें, यानी कि बोर्ड हमें मिटाना ना पड़े। तो एक ये जैसे कि बॉल है, दूसरी ये है, इस पर जो चार्ज ये Q1 है और उस पर ये Q2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो ये R दी हुई है वो है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये Q1 अगर हम प्लस का सपोज करते हैं तो ये Q2 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि यहाँ लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, बस केवल समझाने के लिए है यहाँ पर कि ये Q1 है अगर, तो दूसरा वाला Q2 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे लेट द 2 चार्जेस R प्लस Q1 एंड माइनस Q2, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी दी हुई है आपको, ये R इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इतना हो जाएगा। और फिर जो है फर्स्ट वाले केस की बात करेंगे, जब ये इतनी इतनी डिस्टेंस यानी कि R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कि ये वाला कह रहा है। तो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे 0.108, और ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 Q1 है, Q2 Q2 है, और अपॉन R की वैल्यू है 0.5 भी कह सकते हैं, या 50 इंटू 10⁻⁻2, जितना ये निकला उतना ही इसको यहाँ पर होल स्क्वायर कर दी। तो इससे हम सॉल्व करके निकाल लेंगे Q1 Q2 कितना आता है। तो Q1 Q2 की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁻12, और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ठीक है, अब इसको अपने हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। Q1 Q2 की वैल्यू ये आ गई। अब हम बात करेंगे दूसरी वाली सिचुएशन की कि व्हेन दे आर प्लेस्ड अगेन एट the same distance after touching them with each other, they repel each other with the force of this। यानी कि जब उनको हम ऐसे टच कराते हैं, फिर टच कराने के बाद ऐसे अलग कर देते हैं और उतनी ही डिस्टेंस पर रखते हैं, तब फिर उनके बीच में जो है ये रिपल्सन का फोर्स लगता है। तो तब फिर हमें बताना है कि उन पर चार्जेस क्या होंगे उनको सॉल्व करने के बाद। तो देखिए यहाँ पर दूसरे वाले केस को लगाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इन पर चार्जेस कितने कितने होंगे। जब हम इनको आपस में पहले टच कराएंगे, फिर उसके बाद अलग अलग करेंगे,
तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला इसमें लगेगा सिस्टम, जो कि एक सवाल हम पहले ही करवा चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियोस को देख लीजिए, आपको वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं और वो आपको लगाने आने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच स्फेयर या बॉल, जो भी दिया हुआ है बॉल्स, तो आफ्टर टचिंग चार्ज ऑन ईच बॉल, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ये Q1 प्लस का, और ये दूसरा वाला भी इसी में जोड़ देते हैं अलजेब्रिक वैल्यू के साथ में, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, यानी कि इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लस दोनों चार्जेस जोड़ करके आधा आधा करते हैं, ये चीज़ ज़्यादा सही है ऐसे लिखने पर। तो ये क्या आएगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। ये बात एक न्यूमेरिकल हम पहले भी लगा चुके हैं, वहाँ पर भी हमने ये बात बताई थी आपको कि दोनों चार्जेस को ऐड करके, यानी कि ऐड कैसे होगा, अलजेब्रिक सम होगा, साइन के साथ में उनकी वैल्यूज़ रखी जाएंगी। तो ये Q जो आएगा ये ईच बॉल, यानी कि जो भी दोनों बॉल हैं दोनों पर ही इतना ही चार्ज रहेगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। तो इन सेकेंड केस फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला। तो F अब कितना कह रहा है कि ये है 0.036 और ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 और Q1 Q2 तो दोनों ही इतने होंगे, यानी कि Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 इसकी होल स्क्वायर और अपॉन R स्क्वायर, यानी कि 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और इसकी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए, जो अब इसको सॉल्व करने पर आएगा वो होगा Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर, ये आएगी आपकी होगी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर ये आ गई आपकी। अब हम निकालेंगे यहाँ पर Q1 माइनस Q2, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर Q1 Q2 और Q1 माइनस Q2 इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले से ही एक फॉर्मूला पता है, और अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि पहले जब भी हमें कभी इस तरह की वैल्यू दी होती हैं Q1 Q2 और Q1 माइनस Q2, तब इसे सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम एक नए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जो कि है Q1 प्लस Q2 और इसकी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर और प्लस 4 Q1 Q2। तो इसे आप याद कर लीजिए कि जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन होगी और हमें इनको सॉल्व करके Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी होगी, तब हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें सारी वैल्यूज़ Q1 माइनस Q2 की और Q1 Q2 की यहाँ पर पुट कर दी जाएंगी। तो आपको पता है कि क्या आने वाला है, Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, और जब Q1 प्लस Q2 आ जाएगा तो एक बार उसको हम इसमें ऐड करेंगे तो Q2 कैंसिल हो जाएगा, Q1 की वैल्यू आएगी, और जब Q1 की वैल्यू इसी में पुट करेंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 की होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 की होल स्क्वायर, ये दी थी वैल्यू, यानी कि 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और प्लस 4 Q1 Q2, यानी कि 4 3 12, तो 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ये यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 है, इसको 4 से इंटू करके तब फिर यहाँ पर रख दिया गया है। तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 की होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। तो यानी कि अगर हम निकालें तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और अब हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 2Q1 इक्वल टू, और ये ऐड हो रहा है तो यानी कि 6 इंटू 10 टू पावर
प्लस माइनस भी लगेगा, 6 इंटू 10⁻⁻6 ये आएगा, यानी कि Q1 की वैल्यू आ गई +-3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 इन इक्वेशन नंबर Q3 में रख दें, चाहे फिर यहाँ पर Q2 में रख दें, कहीं भी रखने पर Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इस वाले में रखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू +-3 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस ये Q2 इक्वल टू +-4 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि +-1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। देयरफॉर जो Q1 की वैल्यू आई है वो है +-3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और जो Q2 की वैल्यू आई है उसको हम लिखेंगे माइनस, क्योंकि अपोजिट चार्जेस थे, ये बात ध्यान रखनी। ये वैल्यू तो यहाँ पर प्लस माइनस आई है, लेकिन यहाँ पर जब हम आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर Q2 की वैल्यू हो जाएगी -+ लिखा जाएगा, यानी कि जब ये प्लस का है तब दूसरा वाला चार्ज माइनस का है, और जब ये माइनस का है तब दूसरा वाला चार्ज प्लस का है, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6 -+1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम ये चार्जेस होंगे। पहला वाला चार्ज ये होगा, दूसरा वाला चार्ज ये होगा, तो ये आंसर आएगा आपका, दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ ये आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए। तो इसी के साथ ही देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या होगा। तो बच्चों ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने बहुत ही आसान है, इसमें बस इतना ही करना है कि ये निकालना है कि 1 कूलाम चार्ज होने में कितना समय लगेगा, और जबकि हर 1 सेकेंड पर ये कोई बॉडी है वो रिलीज़ कर रही है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। यानी कि जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स आउट इन 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁹। तो इसका मतलब कि चार्ज इन 1 सेकेंड, यानी कि चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू NE वाला फॉर्मूला लगा देंगे। N की वैल्यू हो गई 10⁹, और ये E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो ये क्या हुआ, चार्ज, यानी कि कूलाम। इतना कूलाम चार्ज जो वो है वो 1 सेकेंड में एक्वायर करती है वो बॉडी, या फिर जो है उस पर इतना चार्ज 1 सेकेंड में आता है। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो चार्ज है वो कितने समय में आता है, 1 सेकेंड में आता है, कि देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलाम कितना हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये इतना टाइम आएगा कि 1 कूलाम उस पर चार्ज होने के लिए इतना टाइम लगेगा। तो अब इस ये सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना है मिनट में, घंटे में, काहे में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में करेंगे। तो ईयर में का मतलब है कि 6.25 इंटू 10⁻9, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएंगे इतने ईयर। तो ये कितने ईयर आते हैं आपको पता है, नहीं पता है तो सॉल्व करने पर पता होगा ना। देखिए ये सॉल्व करेंगे जब आप, तब आएगा 198.18 ईयर्स। इतने ईयर्स जो है ये लगेंगे 1 कूलाम चार्ज होने में, अगर कोई बॉडी हर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करती है। तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम आया। तो अगर ऐसा ही आपको अंदाज़ा लगाने के लिए कहा जाता है कि बताइए कितना समय लगेगा, तो आप लोग कितना मुश्किल से 10-20-5 साल तक पहुँचेंगे ही नहीं। लेकिन देखिए एक्चुअल में क्या पोजीशन है, 198.18 ईयर्स, इतना समय लगेगा कि वो बॉडी 1 कूलाम का चार्ज एक्वायर करेगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज कितना ज़्यादा होता होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो न्यूमेरिकल लगाना सीखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आपको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए, और उन बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए जिनको इन न्यूमेरिकल्स लगाने की ज़रूरत है, या फिर जिनको ये
न्यूमेरिकल्स लगाना, सॉल्व करना सीखना है कि कैसे ये लगाए जाते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।